Hello students. So last time we were doing examples and exercise of limits and continuity. स्टार्ट किया था हमने, ये कर लिया था क्वेश्चंस, देन ये भी हो गए थे, ये भी हो गए थे, डन। हाँ, यहाँ तक ये हो गए थे और यहाँ तक आए थे हम। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे इनको मैं नंबर दे देता हूँ। So let's call this question number 1, this 2, this 3, this 4. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जेई के क्वेश्चंस हैं, जेई लेवल के। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। अगर नहीं दिख रहा है ना तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। okay. Now it should be visible. Okay. What is happening? Question number 3, question number 4. Question number 1 देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइड बाय n स्क्वायर। इसकी लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। देखो कैसे निकालेंगे। क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, माइक इज ऑन, यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x अप टू चलेगा nx डिवाइड बाय n स्क्वायर। ओके, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको। देखो, मैंने बोला था कि सबसे बड़ा इंटीजर, अगर मैं x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूँ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना, वो सबसे बड़ा इंटीजर होगा जो x के बराबर हो या x से जस्ट छोटा है। तो क्या होगा कि जब x खुद इंटीजर हो जाए, जब x इंटीजर हो जाए, तो मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। तो 3 के बराबर या 3 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, तो 3 खुद इंटीजर है तो 3 के बराबर है, ले सकते हैं। 3 से जस्ट छोटा करोगे आप तो आप बहुत ही कम छोटा करोगे तब भी इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, ऐसे ही 2 से जस्ट बड़ा लोगे तब भी इंटीजर 2 आएगा, लेकिन 2 पे भी 2 आएगा, और 2 से जैसे ही छोटा लोगे आप x की वैल्यू, तो इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है, ऐसा इंटीजर जो x के बराबर हो या x से जस्ट छोटा हो। ओके, सो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, वो बड़े से बड़ा क्या होगा, x के बराबर होगा। कब होगा, जब x इंटीजर होगा, तो बड़े से बड़ी इसकी जो वैल्यू होगी वो x के बराबर होगी। ओके, और अदरवाइज ये x से छोटा होगा और x -1 से बड़ा होगा। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 क्या हुआ, 1 आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.999999 क्या आया, 1 आया। मतलब कि, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो बड़े से बड़ी जो वैल्यू होगी वो x के बराबर हो सकती है मैक्सिमम, और छोटा जो होगा ना वो x -1 से बड़ा होगा। जैसे यहाँ x कितना है, 1.9999, इसमें -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.999, तो उससे तो बड़ा ही होगा। आया समझ में। एक तरीका ये समझने का। दूसरा, ग्राफ से आपने देखा था, है ना, ग्राफ से भी आपने देखा था ना कि ग्राफ कैसे बनना था। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनना था कि जब x की वैल्यू 0 से 1 तक है तब ये ग्राफ ऐसे चलेगा, जैसे 1 हो जाएगा तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 तक यहाँ चलेगा, जैसे 2 हो जाएगा तो ये 2 पे आ जाएगा। राइट, ऐसे ग्राफ बनता है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x का। राइट, तो क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है ना, ये
x से छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन x माइनस 1 से बड़ा होगा। ओके, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए। आया समझ में? तो अगर मैं 2x का ले लूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2x के बराबर होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 2x माइनस 1 होगी, मतलब 2x माइनस 1 से बड़ा होगा, लेकिन 2x से लेस देन इक्वल टू होगा। ऐसे ही 3x के लिए भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे मेरे न्यूमरेटर में जो है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, 2x है, 3x है, अप टू nx है। ओके, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 3x, और मैं ऐड करता जाऊँगा तो लास्ट में nx जो आएगा ना उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस will be greater than equal to nx minus 1 and less than equal to nx। ओके, अब आप क्या करो कि जैसे ही इन इनइक्वालिटीज़ को आप ऐड कर दोगे ना, इन इनइक्वालिटीज़ को आप ऐड कर सकते हो क्योंकि सबके साइन सब एक साइड है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सबके साइन सेम है या फिर इनइक्वालिटी एक ही साइड है। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो इन सबको एडिंग ऑल, इन सबको ऐड करोगे ना तो क्या मिलेगा? इधर से देखो x प्लस 2x प्लस 3x अप टू कितना हो जाएगा? nx हो जाएगा। x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx। माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार है? n इक्वेशंस है तो n बार है, तो माइनस n। यहाँ इक्वलिटी नहीं है ना, लेस देन है सब में। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। ये क्या है? greatest integer of x, greatest integer of 2x up to greatest integer of nx, and this is less than equal to इन सब को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx। ओके, अब देखो इन सब को ऐड करोगे तो x बाहर ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और इसकी क्या वैल्यू होती है? x बार ले लिया तो इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 बाय 2। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, माइनस का n इज लेस देन इक्वल टू दिस मॉड ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx लेस देन इक्वल टू, और ये तो वही हो गया ना, x बार लोगे तो कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, x बार लिया तो n प्लस 1 बाई 2, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये लिमिट बन जाएगी। अगर मैं इसको l बोलता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? इधर से सभी से मैं n स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इनइक्वालिटी को, और फिर क्या करता हूँ? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने n स्क्वायर से डिवाइड किया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है? n स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर माइनस n, तो माइनस n बाई n स्क्वायर भी हो जाएगा ना, इसको भी तो n स्क्वायर से डिवाइड करना है, लेस देन इक्वल टू nx डिवाइड बाय n स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ओके देखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर से डिवाइड करें तो x बाई 2 बाहर, ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर। अब क्या करो? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर दो, तो लिमिट n टेंस टू आपने इनफाइनाइट किया, ये यहाँ तक अलग है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट अलग है। तो आपने क्या किया? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट किया, तो क्या हो रहा है? x बाई 2 तो आउटसाइड है, इसमें आपने लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखा, तो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर तो 1 हो गया, लेकिन n बाई n स्क्वायर 1 बाई n हो गया,
माइनस ये हो गया अब 1/n। अब इजीली मैं n टेंड्स टू इन्फाइनाइट कर सकता हूँ, और इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n x डिवाइड बाय n स्क्वायर। इसमें भी मैंने वही किया, x/2 आउटसाइड, n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 प्लस n बाई एन स्क्वायर 1/n। अब अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट कर रहे हो इसमें तो देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 1 तो 1 रहेगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, राइट। तो इस टर्म में आपने अप्लाई किया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 और ये माइनस का 0, राइट। 1 प्लस 0 माइनस का 0 लेस देन है ना, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है ना, हाँ ये गलती हो गई हमसे थोड़ी सी, 1-2 स्टेप में। और यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे n/n स्क्वायर है, यहाँ पे भी ऐसे है, ठीक है। इक्वलिटी नहीं थी यहाँ पे, जो हमने गलती से लगा दी थी अभी, ओके। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो हमारा क्वेश्चन है वही बन गया ये, ओके। nx डिवाइड बाय n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x/2। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 तो वहाँ तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये लिमिट कितनी आ रही है, x/2, राइट। और ये लिमिट कितनी आ रही है, x/2। याद है मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, सैंडविच थ्योरम, कि कोई एक फंक्शन है hx, वो fx और gx के बीच में है। कोई फंक्शन hx fx और gx के बीच में है, hx जो है ना वो fx और gx के बीच में, इक्वलिटी भी हो सकती है, जो भी है इनके बीच में है, और किसी पॉइंट पे fx की लिमिट और gx की लिमिट इक्वल हो जाती है, तो उस पॉइंट पे hx की लिमिट भी वही रहेगी। तो यहाँ पे देखो x n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, अब चूंकि ये fx है आपका और ये gx है, इसके बीच में ये hx है और वही आपका क्वेश्चन है, तो इसकी लिमिट भी x/2 हो गई और इसकी लिमिट भी x/2 हो गई। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है इसकी लिमिट भी क्या होगी, x/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर x/2। क्या मेथड अप्लाई किया हमने, सैंडविच थ्योरम, ओके। अब इस पे आइए, बाकी वाले थोड़े इजी हैं कंपैरेटिवली। इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने बताया था कि साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय थीटा, इसकी लिमिट 1 होती है n टेंड्स टू 0 के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1/n a/n जो है ये तो टेंड टू 0 ही करेगा ना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो a/n क्या करेगा, टेंडिंग टू 0 होगा। सिंस n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/n क्या हो जाएगा, टेंड टू 0, तो a/n भी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यही तो हमको चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा, साइन a/n है और a/n क्या है, टेंड टू 0 कर रहा है, तो इसके नीचे अगर a/n होता तो उसकी लिमिट 1 बन जाती। तो मैंने वही किया, a/n किया, तो a/n से डिवाइड किया तो ऊपर a/n से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको अभी बचा के रख रहा हूँ, आगे लिख दूंगा, ठीक है। पहले मुझे 10 को सेटल करना है। 10 के केस में भी यही होता है कि थीटा टेंड्स टू 0 हो तो θ/tan थीटा या tan θ/θ दोनों की लिमिट 1 होती है। तो नीचे क्या है मेरे पास, tan b/n+1, यही है ना। अगर b/n+1 ऊपर चला जाए, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो n+1 भी टेंड टू इन्फिनिटी करेगा, तो 10 के अंदर जो थीटा है ये टेंड टू 0 करेगा, और tan थीटा टेंड्स टू 0 है तो उसके लिए tan θ/θ या θ/tan थीटा दोनों की लिमिट क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने ये ऊपर डाल दिया, राइट। अब देखो मैंने ये नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a/n, और ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे भी डालना पड़ेगा b/n+1। अब अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा ना, तो ये लिमिट क्या बन गई, 1 बन गई, ये लिमिट क्या बन गई, 1 बन गई, और ये क्या बचा, देखो ये क्या बचा, ये बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी।
n+1 तो ऊपर चला जाएगा, किसके साथ, a के साथ, और नीचे b के साथ आ जाएगा n। अब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे ना तो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, n से डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा a 1 + 1/n, और नीचे n से डिवाइड करोगे तो b। अब अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, a/b। ओके, तो इसकी लिमिट आ जाएगी a/b। ओके, यहाँ से ये हो रहा है। अब इस पे आइए, इसमें भी देखिए आप क्या हो रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 है और log ऑफ 3x टू द बेस 3 और उसका पावर है log 3 टू द बेस x। ओके, यहाँ log का बेस 3 है या log का बेस x है, तो उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना कि log mn क्या होता है, log ऑफ या ln या log जो भी है वो mn में क्या होता है, अगर mn है ना तो उसकी वैल्यू होती है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये होता है log mn। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 log ऑफ 3 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x टू द बेस 3। अब इसकी पावर जो है, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ तो थोड़ा सा आपको, मैंने क्या किया है कि ये था आपके पास log ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 था, लिमिट x टेंस टू 1 है, log ऑफ 3x log ऑफ x बेस में है और 3 है, ये निकालना है। देखो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे किया कि लिमिट x टेंस टू 1 रहने दिया, मैंने इसको ऐसे किया प्लस log ऑफ 3 बेस x, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आपने देखा था कि अगर ऐसा है ना कि log a टू द बेस b है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/log b टू द बेस a, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिखा 1/log 3 बेस में और x को वहाँ भेज दिया। ओके, अब क्या है कि लोग सेम बन गए, सबकी बेस 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 1। देखो अगर बेस और ये नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ओके, तो ये तो हो गया 1 प्लस ये तो हो गया log x टू द बेस 3, पावर में है 1/log x टू द बेस 3। अब देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, यहाँ से करने के दो तरीके, पर सीधा ही आपके पास आंसर आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, एक तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 है तो 1 + x टू द पावर 1/x ये होता है e। ओके, कैसे पता चलेगा, वो आपको बनता देखेगा 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनता देखेगा। x टेंस टू 0 है तो ये क्या 1 की तरफ जाएगा, और x टेंस टू 0 है तो 1/x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनता दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है e। अब ये ज़रूरी नहीं है कि x है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर ऐसा है ना कि लिमिट कोई fx है वो 0 की तरफ जा रहा है, तब भी 1/fx टू द पावर 1/fx, बस ये और ये सेम होने चाहिए, है ना। यहाँ x है तो 1/x, यहाँ fx है तो 1/fx, लेकिन जो fx है या x है वो 10 टू 0 जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में फिर इसकी वैल्यू हो जाती है e। दूसरा टेंस टू इन्फिनिटी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, उस केस में फिर ऐसे हो जाता है 1 + 1/x टू द पावर x हो जाता है। होगा तो इसमें भी वही 1 टू द पावर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 1/x 0 की तरफ जाएगा, तो मतलब कि ये जो बेस है ये 1 की तरफ जाएगा, और x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए जो एक्सपोनेंट है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो मतलब कि ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और इसकी वैल्यू होती है e। और अगेन यहाँ पे x की जगह fx भी हो सकता है, कि मतलब यहाँ पे ऐसा होता कि लिमिट fx टेंस टू इनफाइनाइट होता और ये होता 1 + 1/fx टू द पावर fx होता, तब भी ये e होता। ओके, तो ये है जब x टेंस टू 0 है या fx टेंस टू 0 है, और ये है जब x टेंस टू इन्फिनिटी या fx टेंस टू
इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x 1 की तरफ जा रहा है और log 1 बेस चाहे कुछ भी हो डिफाइन होना चाहिए बेस, मतलब कि बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये बेस के लिए कंडीशन होती है log में। ओके, तो x टेंड्स टू 1 है ना, तो मतलब कि log 1 बन रहा है और log में अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो बेस में कुछ भी है ये 0 हो जाता है। ओके, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए 0 होती है। तो ये क्या बनेगा, x जब 1 की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, मतलब कि बेस 1 प्लस 0 यानी कि 1 की तरफ जाएगा, और ये 0 की तरफ जा रहा है तो 1/0, ये जो पावर है ये इन्फिनिट की तरफ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा e। आया समझ में, x 1 की तरफ जा रहा है तो ये fx जो है 0 की तरफ जा रहा है और यहाँ पे वही है 1/fx। यही तो मैंने बोला था कि यहाँ जो fx है तो वही 1/fx होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 1/fx है तो यहाँ वही fx होना चाहिए। और 1 अंदर 1 होगा जब इन्फिनिट है और अंदर fx होगा जब x टेंड्स टू 0 है, मतलब कि 1 टू द पावर इन्फिनिट बनना चाहिए। तो उस केस में ये हो जाएगा e। दूसरा मैंने आपको एक और तरीका बताया था इसी में, कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे देखो कि 1 टू द पावर इन्फिनिट बन रहा है और यहाँ पे कुछ fx टू द पावर gx है ना, ये 1 की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सीधी जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, लिमिट l क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a जो भी है उसके लिए gx इंटू fx माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे भी करोगे तब भी यही आएगा, बट वो सीधा ही ई दिख रहा था मैंने तो मैंने ई कर दिया उसको। ओके, तो ये वाला हो गया। फिर ये बचा, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, ये भी देख लेते हैं, x ln 1 प्लस 2 10x। ये कुछ जेई के क्वेश्चन थे, मैंने सोचा करवा देता हूँ आपको। ये है लिमिट क्या था वो तो देखा ही नहीं मैंने, x ln 1 प्लस 2 10x अपॉन 1 माइनस cos x था आई गेस। लिमिट क्या था, 1 माइनस cos x है, यस 1 माइनस cos x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ln 1 प्लस 2 10x है, यही है, यस लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो 0 पे देखो ये 0/0 फॉर्म बन रही है क्योंकि x है तो ये 0 बन गया और नीचे 1 माइनस 1 0 बन रहा है। तो एक तो तरीका आपके पास जो है पहले से कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल हो जाएगा आंसर। बस लोग के केस में क्या होता है कि 1/2 10x हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि लिमिट जो fx है ना, पहले तो मैंने x के लिए बताया था, फिर मैंने बताया था कि कोई fx है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने x के लिए क्या बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ln 1 प्लस x डिवाइड बाई x है ना, तो ये होता है 1। फिर मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं कि x हो, fx भी हो सकता है। लिमिट fx टेंड्स टू 0 है, fx 0 की तरफ जा रहा है और ये है ln 1 प्लस fx डिवाइड बाई fx, मतलब कि यहाँ जो है वही यहाँ पे होना चाहिए और वो 10 टू 0 होना चाहिए। तो ये भी लिमिट 1 होती है, ये मैंने आपको बताया था। देखो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 प्लस 2 10x हो रहा है, तो मैंने क्या किया, ऐसे तो नीचे 1 प्लस 2 10x तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर नीचे 1 प्लस 2 10x से नहीं, सॉरी 1 प्लस 2 10x नहीं चाहिए, सिर्फ 2 10x चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 10x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा लोग वाली लिमिट हट जाएगी। बाकी वाले फिर ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट रहेगी, उसको मैं मैनेज कर लूँगा। ओके, तो मैंने क्या किया, x ln 1 प्लस 2 10x है, राइट, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कोस एक्स को तो मैंने साइड में रखा, 2 10x से नीचे मल्टीप्लाई किया और 2 10x से ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब ये जो लिमिट है ये तो लिमिट 1 बन गई, राइट। यही तो मैं बात कर रहा था इसी की, ln 1 प्लस fx अपॉन fx, और fx टेंड्स टू 0 कैसे पता चला fx टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, x 0 की तरफ जा रहा है तो 10x 0 की तरफ जाएगा और 10x 0 की तरफ जाएगा तो 2 10x भी 0 की तरफ जाएगा, तो ये लिमिट कितनी बन गई, 1 बन गई। तो इसको तो मैं 1 करके इसको हटा सकता हूँ, है ना, मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हट गया, बचा क्या ऊपर आपके पास, ऊपर बचा 2x 10x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस एक्स। अब बहुत ईजी है, कुछ भी
तरीका लगा के कर सकते हो। एल हॉस्पिटल से करोगे तो भी ईजी हो जाएगा। और दूसरा 1 माइनस कोस एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वैसे भी हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक जो तरीका है वो कैसे है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो कोस 2x क्या होता है, कोस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 2x है तो यहाँ x है, तो मैं इसको कोस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, कोस एक्स है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब कि एंगल हाफ हो जाता है। तो 1 माइनस कोस एक्स कितना हो गया, 1 माइनस कोस एक्स हो गया, यहाँ से 1 को यहाँ रहने दिया, कोस एक्स को इधर लग गया, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। तो ये हो गया 2x 10x को फिलहाल मैंने 10x रहने दिया, देखता हूँ कहीं और ज़रूरत पड़ जाती है तो नीचे ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब देखो कि मैं ऊपर x बाई 2 दो बार लूँगा तो इसकी लिमिट हो जाएगी सेट, है ना, और ऊपर भी नीचे भी दो बार x बाई 2 लेना पड़ेगा। तो मैं कैसे भी करके इसको सेट करता हूँ, देखता हूँ अगर मुझे सेट करना है ट्रिगोनोमेट्रिक तरीके से तो मुझे कैसे करना है देखना। वैसे हो तो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से भी, पर मुझे अगर इस तरीके से करना है तो कैसे होगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 रहा, देखो मैंने क्या किया, x को मैंने x रहने दिया एक बार, x को मैंने एक बार x रहने दिया, 10x है ना, 10x है ना, है ना। तो 10x के नीचे अगर x आ जाए और x टेंड्स टू 0 के लिए वो 1 हो जाएगा, तो मैंने नीचे x किया मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर x स्क्वायर हो गया, है ना। ऊपर एक x था और नीचे x मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मैं x मल्टीप्लाई किया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब कि साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, राइट। क्या लिखने की ज़रूरत है, क्या लिख लेता हूँ, चलो साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। अब अगर x टेंड्स टू 0 है तो साइन एक्स बाई एक्स या x बाई साइन एक्स उनकी लिमिट होती है 1। तो x बाई 2 है साइन के साथ, तब भी तो x टेंड्स टू 0 है तो x बाई 2 भी टेंड टू 0 करेगा, राइट ना। x 0 की तरफ जा रहा है तो x बाई 2 भी 0 की तरफ जाएगा, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ साइन के साथ x बाई 2 है तो मुझे ऊपर भी x बाई 2 ही लेना पड़ेगा। तो देखो x मेरे पास पड़ा है तो एक x इधर लाओ, एक x इधर लाओ, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 1 बन गई, मैंने यहाँ इसको छोड़ दिया, फिर x टेंड्स टू 0 के लिए 10x बाई एक्स, ये 1 बन गई, तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, लंबा नहीं खींचा। एक्स स्क्वायर है, एक एक्स इसके साथ लिया, एक एक्स इसके साथ लिया, तो ये कितना बचा, साइन एक्स बाई 2 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 2, राइट। अब x से काम नहीं चलेगा, x बाई 2 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया ऊपर, तो ऊपर 2 इंटू 2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, है ना। 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो कि ये लिमिट आपकी 1 बन गई x टेंड्स टू 0 के लिए, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए 1 बन गई, तो 1 इंटू 1 इंटू सॉरी 0 कैसे लिख दिया मैंने, 1 बनी है, राइट। ये लिमिट 1 बन गई, ये लिमिट बन गई 1 इंटू 4, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने इतने टाइम लेने के लिए नहीं किया था क्वेश्चन, अब अगर मुझे दोबारा करना पड़ेगा तो मैं इनको फटाफट कर लूँगा, पर ये पहली बार कर रहा था, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के, तो मैंने एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। और जनरली जेईई के क्वेश्चंस में इतना टाइम लगता नहीं है, तो अगली बार जब आप करोगे तो थोड़ा फटाफट हो जाएगा, है ना। थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे तो मैंने थोड़ा सा टाइम लेके किया ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बच गया, ये क्या बन रहा है, देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए फॉर्म कौन सी बन रही है, ऊपर तो इन्फिनिट बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, बेस में x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो मैं एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो 2 बाई 2 मतलब 1, तो ये 1 टू दी पावर इन्फाइनाइट बन रहा है, राइट। तो एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स बन रहा है, जहाँ आपका ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स बन रहा है और एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है, जी एक्स इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। और इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि एफ एक्स 1 की तरफ जाए, जी एक्स इन्फाइनाइट की तरफ जाए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स क्या बन जाता है, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। तो इसकी लिमिट मैंने आपको सीधा सा फॉर्मूला इसका करवाया था एक्सपोनेंशियल लिमिट में, ओके। ये एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा,
जी एक्स क्या है 4x² प्लस 2 इंटू एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स क्या है 2x² माइनस 1 डिवाइड बाय 2x² प्लस 3 माइनस 1। ओके, अब इस पे आप x टेंस टू इन्फिनिटी ऑपरेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी के क्वेश्चंस हमने थोड़े से जल्दी धीरे धीरे किए थे, आगे हम थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। तो ये 4x² प्लस 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, राइट। अब ये क्या बन जाएगा 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1, माइनस 1 है तो माइनस का 2x² माइनस 3 डिवाइड बाय 2x² प्लस 3, राइट। 2x² से 2x² कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4, राइट। तो ये क्या बन गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का 4 और ये 4x² प्लस 2, तो मैं 2 फिर से आउट ले लेता हूँ ना, माइनस 4 तो है ही, यहाँ से भी तो 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 बाहर, यहाँ से क्या बचेगा 2x² प्लस 1 डिवाइड में ऊपर तो हो गया ना 2x² से 2x² कैंसिल आउट, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया और 2 यहाँ से बाहर लिया तो माइनस 8 हो गया और नीचे का बचेगा 2x² प्लस 3। अब अगर आप लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट करोगे ना तो क्या करना होता है मैं इसमें बता देता हूँ, पर आगे से बस सीधा देख रहा है कि 1/3 बन रहा है तो -8/3 आंसर आना चाहिए। देखो करते क्या है, x टेंस टू इन्फाइनिटी करोगे ना तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, है ना, तो वो हमको नहीं करना है। तो क्या करोगे -8 तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया आपने, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x की सबसे जो बड़ी पावर है ना उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। यहाँ क्या है x की बड़ी पावर क्या है x² है, यहाँ भी x² है तो ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1/x², राइट, नीचे 2 + 3/x²। अब अगर आप x टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये 2 एज इट इज रहेगा, 1/∞ ये 0 बनेगा, यहाँ भी 2 एज इट इज रहेगा, 3/∞ ये 0 बनेगा। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया -8 × 2/2। अच्छा 2/2 आ रहा है ना, हाँ सॉरी 2/2 आ रहा है तो मतलब कि 1 आ रहा है, तो आंसर आ गया -8। ओके, हो गए क्वेश्चन सारे या कोई बाकी है? ये था, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब है कंटिन्यूटी के। कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि कुछ भी खास नहीं है, लिमिट जो था वही था मेन टॉपिक अपना, लिमिट निकालना होता है फिर उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी होती है। अगर उस पॉइंट पे वैल्यू लिमिट के बराबर आ जाती है तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। अब आपको बताना है प्रूव द फंक्शन f(x = 5x - 3 इज कंटिन्यूस एट x = 0, x = -3, x = 5। ये फंक्शन है f(x) है 5x - 3, इसका पूछा है कि x = 0, x = -3 और x = 5 के लिए कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि जो रेशनल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, जो रेशनल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। कई सारे फंक्शन थे जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं हमेशा, है, और पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो भी हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। सॉरी ये रेशनल नहीं, ये है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो ये कंटिन्यूस रहेगा। बट आपको चेक करना है इनमें से किसी भी पॉइंट पे आप कर सकते हो। सपोज आपको 5 पे चेक करना है ना, तो कैसे चेक करोगे, एट x = 5 पे चेक करना है आपको, तो कैसे चेक करोगे, देखो, अरे यार 5 का 6 कैसे बन रहा है, 5, ओके। अब देखो लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई तो 5x माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और f(x) = लिमिट x टेंस टू। अब देखो आपने क्या किया, 5 से जब जस्ट छोटा है x तो आप फंक्शन का तो यही है ना वैल्यू, अलग अलग डिफाइन नहीं है, पीस वाइज डिफाइन तो है नहीं, तो एक ही डेफिनेशन है फंक्शन की 5x - 3। तो आप इसमें 5x की वैल्यू 5 से जस्ट छोटी डालोगे, तो भले 5 ही डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -3। तो आंसर क्या आ रहा है 25 - 3 22, राइट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लोगे ना तो 5 प्लस लोगे f(x), ये भी आपका वही बनेगा 5 × 5 - 3 = 22। अब 5 पे वैल्यू लोगे तब भी 5 × 5 माइनस, तो f(5) जो आएगा ना वो भी आपका 5 × 5 - 3, ये भी 22 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
राइट, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू उसके बराबर आ गई, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। और ऐसे ही ये बाकी दोनों वैल्यू है ना, जो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 है, -3, यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बतानी है आपको कि आप कभी कभी आपको लगेगा, जैसे मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, उनसे थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं कई बार बोलता हूँ ना आपको कि जैसे ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) है, और f(x) क्या है, x² है, राइट, तो x² ही लिख दिया मैंने सीधा ही, राइट, x² है। और एक है लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो होता क्या है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), मतलब f(x) क्या है, x²। अब x² में आप 2 से जस्ट छोटी वैल्यू डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब 2 से जस्ट छोटा लोगे लेकिन लगभग 2 के बराबर है, तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो आपने 2 से जस्ट छोटा लिया ना, तो आप 2 के बहुत नज़दीक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी नज़दीक लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत नज़दीक लोगे, जब उसका स्क्वायर करोगे तो ये तो बिल्कुल 4 के पास में आ जाएगा, राइट। तो मैं x जब 2 से जस्ट छोटा है तब भी उसका स्क्वायर करूँगा 4 आएगा, और 2 से जस्ट बड़ा है कि मैंने जैसे ऐसा कुछ ले लिया तभी उसका स्क्वायर करोगे वो भी तो 4 के बराबर आएगा। मतलब कि जो राइट हैंड लिमिट आएगी है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस होगी ना f(x), वो भी 4 के बराबर आएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 की सीधी वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी राइट हैंड लिमिट के लिए भी, और वैल्यू 4 आ जाती है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं ये चीज़ पहले कि हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, वहाँ पे हम कर सकते थे, अब देखना यहाँ पे हम नहीं कर सकते। देखो क्यों, कि जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा ना तब देखना क्या हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लूँगा ना मैं, तो 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो जस्ट छोटी आप भले कितनी भी छोटी लोगे, भले आप 2 के कितना भी पास लोगे ना, लेकिन जब आप इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर ये इंटीजर है तो इसके बराबर होगी, नहीं तो इसे जो जस्ट छोटा इंटीजर है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो वैल्यू 1 आ गई, है ना। तो यहाँ पे x² था, फर्क नहीं पड़ रहा था, 2 से जस्ट छोटा नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, है ना, स्क्वायर था इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यहाँ फर्क पड़ रहा है, 2 से हल्का सा भी आपने छोटा लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में ये होगा कि आप 2 से हल्की सी भी बड़ी वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी, राइट। तो ये हमको देखना है कि हम कहाँ पे उसके इक्वल पुट कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, एक चीज़। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बोला मुझे बतानी है आपको, ध्यान देना ठीक से, नहीं समझ में आए तो रिमाइंड करके देखना। देखो कि फंक्शन अगर पीस वाइज डिफाइन है ना, तब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, यहाँ से आपकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। फिर दोनों बराबर है तो उसको बोलेंगे कि ये लिमिट की वैल्यू आ गई, फिर उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, उसको चेक करेंगे, अगर लिमिट के बराबर उस पॉइंट पे वैल्यू आ गई तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूस। बट अगर फंक्शन पीस वाइज डिफाइन नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन एक ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आपको इसी को चेक करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपको इसी को चेक करना है ना, फंक्शन अपनी डेफिनेशन नहीं बदल रहा है। तो फिर ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप एक ही लिमिट सीधी ही लिख लो, आप लिमिट, है ना, लिमिट यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों की जगह सीधा ये कर सकता, लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) कर देता और सीधा 22 लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसा है ना। और अगर ब्रेक हो रहा है ना उस पॉइंट पे, भले पीस वाइज डिफाइन नहीं है लेकिन ब्रेक हो रहा है ना, तब फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालोगे। जैसे कि ये फंक्शन अगर लिखने में अगर लिखा जाएगा ना तो ऐसा लिखा जाएगा, पीस वाइज डिफाइन तो आपको दिख नहीं रहा है ना, कि टुकड़ों में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है कि हर इंटीजर वैल्यू के लिए फंक्शन
ब्रेक होता है तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की जगह एक ही लिमिट निकाल दो और वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, फिर उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो, अगर दोनों बराबर हो जाएगी तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस। ओके, काफ़ी हो गया लेक्चर। देखो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे आइए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 पे आपको कंटिन्यूटी देखनी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x² - 1। अब आपको पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन यही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा आप लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स निकालोगे तो 2 × 3² - 1, 3² 9, 9 × 2 18 - 1 17 आ रही है, और फिर 3 पे जो वैल्यू निकालोगे वो भी 17 आ रही है, तो दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, थर्ड पे आइए, ये तो हो गए दोनों। थर्ड पे आइए, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इनका बताना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो आपको मैंने बताया था कि जो फंक्शन पॉलिनोमियल है वो कंटिन्यूस होते हैं, रेशनल है वो कंटिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल है, लोगरिथम है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है। ये भी क्या है, 1 अपॉन समथिंग, तो पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन px अपॉन qx की फॉर्म में फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन है तो कंटिन्यूस है, बट यहाँ पे क्या है ना कि x इक्वल टू 5 नहीं हो सकता। तो आप ये बोल सकते हो कि सर x इक्वल टू 5 तो ये डिफाइन ही नहीं है, मतलब 5 पे पहले भी ग्राफ है बाद में भी ग्राफ है, 5 पे तो ग्राफ ही नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर 5 पे तो फंक्शन है ही नहीं, दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, तो 5 पे कंटिन्यूस ही नहीं बोल सकते। तो 5 इसके डोमेन में ही नहीं है ना। बात ये होती है कि अगर आपको इसका पूछेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है या कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये हमेशा कंटिन्यूस है, क्योंकि कहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 5 पे, बट 5 तो इसकी डोमेन में ही नहीं है ना। तो हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो उनके डोमेन में होते हैं फंक्शंस, है ना। जो फंक्शंस, कोई भी फंक्शन है उसके कोई पॉइंट अगर उसके डोमेन में है तभी हम बात करेंगे कि वो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, या कंटिन्यूस है या नहीं है, या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अपने डोमेन के सारे पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ऐसे ही इसमें दिक्कत कहाँ आएगी, ऊपर क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन ये एफ एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू -5 के लिए। तो -5 के लिए डिफाइन नहीं है, मतलब कि -5 इसके डोमेन में नहीं है, -5 एफ एक्स के डोमेन में नहीं है, और बाकी हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, ऊपर पी एक्स है नीचे क्यू एक्स है, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन है। इस पे देखिए मोड एक्स हो चाहे मोड एक्स -5 हो, कोई भी हो, ये हमने देखा था इसका ग्राफ, ये क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। x⁴n, तो मैंने आपको एक प्रूव करके बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो x⁴n क्या है, कंटिन्यूस होता है। और इस फंक्शन के लिए देखिए आप, तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, x कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पे 1 पे 2 पे। देखो पहले 0 की जब मैं बात करूँगा ना, तो एक यही वाला पार्ट फंक्शन का देखा जाएगा, क्योंकि x 0 जो है ना <1 के लिए यही है ना, तो 0 पे भी यही है। तो x 0 के आसपास क्या है, y इक्वल टू x है, मतलब कि एक लाइन है, एक पॉलिनोमियल है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, ब्रेक ही नहीं कर रहा है। x इक्वल टू 2 की बात करूँगा, मतलब 1 से बड़ा ये, तो एफ एक्स इतना है, एफ एक्स इक्वल टू 5 है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। कॉन्स्टेंट भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, तो वो भी कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूटी अब मुझे चेक करनी कहाँ पे है, तो चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे, राइट। x इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है। 1 से पहले ये वाला पार्ट है, 1 के बाद ये वाला पार्ट है, तो 1 पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है या अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन। तो मुझे 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। 1 से जस्ट पहले लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो जाएगी। 1 के जस्ट बाद लूँगा तो यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखूँगा 5 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 1 पे, राइट। एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 5। तो लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कहाँ से कंटिन्यूस होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा x इक्वल टू 1 पे, बाकी सब जगह फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, ठीक है, आ गया समझ में। मूविंग ऑन, इस पे आइए। ये सारे फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है, तो जहाँ पे ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे वहाँ पे देख सकते हो आप।
इसमें भी देखो 2 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो 2 पे देखो 2 से जस्ट पहले ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देगा। इसमें 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें 2 रखोगे तो राइट हैंड लिमिट देगा ना ये, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 7, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 1। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं। ऐसे ही ये भी ब्रेक कहाँ कर रहा है, एक तो -3 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन, दूसरा +3 पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना। मतलब अलग लिखने का मतलब नहीं है कि हमेशा ब्रेक ही करेगा, तो इसके लिए ज़्यादा सुटेबल वर्ड क्या है कि डेफिनेशन चेंज कर रहा है। डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है फंक्शन, एक तो -3 पे और दूसरा कहाँ पर रहा है चेंज +3 पे। तो इन 2 पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी जगह क्या ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है और ये मॉड का फंक्शन है, तो ये सारे बाकी अपनी अपनी रेंज में अपने अपने डोमेन में ये तीनों ही क्या है कंटिन्यूस है ना, क्योंकि x लेस देन -3 के लिए हमेशा कंटिन्यूस होगा, -3 के बीच में होगा तब भी हमेशा कंटिन्यूस होगा, और x ग्रेटर देन 3 होगा तब भी ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है -3 और 3, वहाँ पे हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कैसे करनी है बता दिया मैंने आपको। ओके 8 या 9 इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं 9th कर लेता हूँ। ठीक है देखो, अब देखो मैंने जो आपको बताया था ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 0 पे तो मुझे निकालना पड़ेगा बाद में, उससे पहले मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो x किसके लिए टेंड्स टू 0 के लिए मैं देख रहा हूँ, 0 से पहले ये कंटिन्यूस है, 0 के बाद फिर यही है तो ये भी कंटिन्यूस है। तो डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है फंक्शन 1 पे चेंज 0 पे चेंज कर रहा है, तो मैं 0 पे देख रहा हूँ लिमिट राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x जब 0 से जस्ट छोटा है तो फंक्शन का कौन सा पार्ट है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का ये वाला पार्ट है राइट। तो x जब 0 से जस्ट छोटा है तो x की वैल्यू तो x ही रहेगी, लेकिन जो x 0 से जस्ट छोटा है मतलब कि नेगेटिव है तो x तो x रहेगा, लेकिन मोड x क्या होता है नेगेटिव जब x होता है तो मोड x होता है -x राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x तो x रहेगा और ये -x बन जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी -1 हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट देखो मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से जस्ट बड़ा है, तो 0 से जस्ट बड़ा है तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कितनी है -1, तो इसमें x की वैल्यू क्या रखोगे, ये तो कांस्टेंट ही है तो ये क्या देगा आपको -1 ही देगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू कितनी है, लिमिट की वैल्यू है आपकी -1 और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो जीरो कहाँ पे आ रहा है, 0 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, और 0 पे वैल्यू कितनी है -1 है, ये भी -1 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा राइट। लेकिन इस केस में अलग हो जाएगा थोड़ा, ये भी बता ही देता हूँ मैं आपको। देखो इसमें क्या है कि x इक्वल टू 0 के लिए यूज करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आप ये यूज करोगे क्योंकि ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, मतलब कि x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आपको ये पार्ट यूज करना है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपको ये पार्ट यूज करना है। ओके देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लोगे तो x 0 से जस्ट छोटा होगा राइट, तो 0 से जस्ट छोटा होगा मतलब कि नेगेटिव होगा, तो मोड x कितना हो जाएगा -x अपॉन x, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट -1। राइट हैंड लिमिट लोगे तो x पॉजिटिव होगा 0 से जस्ट बड़ा, तो मोड x x के बराबर हो जाएगा, मोड x अपॉन x मतलब कि x अपॉन x 1 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई -1, राइट हैंड लिमिट हो गई 1, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, और लिमिट अगर एग्जिस्ट करती तो x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू आ रही है 0, तीनों ये लगा रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों ये लगा रही है। अब हमें वैसे तीसरी के मतलब है नहीं, तीसरी से कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग आ रही है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ओके 9th हो गया, 8th हो गया, अब आते हैं 10th पे। इस पे ये रेदर इजी है, कहाँ पे चेंज कर रहा है अपनी डेफिनेशन फंक्शन x इक्वल टू 1 पे, 1 से जस्ट पहले कौन सा है ये वाला पार्ट है, x लेस देन 1 लिखा हुआ है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप यहाँ से निकालोगे x टेंड्स टू 1 के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी, x की वैल्यू 1 से जस्ट छोटी है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2।
राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 1 + 1 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है और इक्वल टू 1 के लिए भी 2 आ रही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे नहीं होगा। x इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूस हुआ क्योंकि हमने चेक किया जहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर रहा था, लेकिन ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस, लेस देन 1 के लिए क्या है, एक पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस है, तो लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूस है। डाउट कहाँ था, x इक्वल टू 1 पे था और x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूस हो गया, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है ये हमेशा कंटिन्यूस है। ओके, ऐसे इसका भी चेक कर सकते हो। अब सारे क्वेश्चन क्या एक टाइप के हो जाते हैं, तो मतलब दिख नहीं रहा मुझे करने का, ठीक है ये वाला बता देता हूँ मैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या हो जाएगा, x 1 से जस्ट छोटा उसकी पावर 10 करोगे, लेकिन 1 के बहुत ही पास में है तो x की पावर 10 भी 1 ही रहेगी, तो 1 - 1 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से जस्ट बड़ा है तो उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही समझ लो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये तो ईजी है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो मुझे जितना लग रहा है कि मैं करवा सकता हूँ मैं उतने करवा दूंगा। बाकी आपके जो डाउट्स होंगे ना वो आप डाउट्स डाल देना ग्रुप्स में, तो ले लेंगे आपके डाउट्स। ओके, अगेन ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन कल करवाया था कि फंक्शन ऐसे डिफाइंड है तो आपको बताना है कि अगर x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है तो a और b में क्या रिलेशन होगा या a और b की क्या वैल्यू होगी। तो x इक्वल टू 3 पे आपको चेक करना है क्योंकि 3 से पहले ये पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस होगा, 3 के बाद भी ये पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस होगा, तो x इक्वल टू 3 पे आपको लिमिट चेक करनी है। 3 पे कितना हो जाएगा, ये दे देगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट दे क्या देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट देगा आपको 3a + 1 और 3a + 1, और राइट हैंड लिमिट ये देगा आपको, राइट हैंड लिमिट क्या देगा 3b + 3, 3b + 3। इन दोनों को आप इक्वल करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3a + 1 = 3b + 3, राइट। तो 3a कितना आ गया, 3b + 2, a कितना आ गया, b + 2/3, राइट, या a - b = 2/3। ये आ गई a और b में रिलेशन आ गया। ओके, 18 पे आइए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस एट x = 0। फिर बोल रहा है कि x = 1 पे कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहोगे। देखो x = 1 पे कंटिन्यूटी ये क्या है, x > 0 के लिए, तो मतलब x = 1 किस में कवर होगा, इस पार्ट में, और इस पार्ट में क्या है 4x + 1 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो x = 1 पे कंटिन्यूस है। x = 0 पे हम चेक कर सकते हैं क्योंकि हमको भी डाउट है, क्योंकि ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन, ठीक है। x < 0 के लिए ये है और x < 0 के लिए, x < 0 के लिए ये है, x < 0 के लिए ये है। तो अगर x = 0 पे कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर करो, तो उससे लैम्डा किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है पता चल जाएगा। देखो हो क्या रहा है कि x → 0 करोगे ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x → 0 माइनस लैम्डा x² - 2x। अब अगर आप इसमें x → 0 कर रहे हो, x की वैल्यू 0 से जस्ट छोटी डाल रहे हो या अप्रोक्स 0 डाल रहे हो, तो 0 - 0 × लैम्डा 0 आ रहा है, राइट। ऐसा कैसे हो रहा है। और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, ये आपका था लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, देखो लिमिट x → 0 प्लस 4x + 1। 4x प्लस में 1 में आप x की वैल्यू डालोगे 0 से जस्ट बड़ी या 0 के अप्रोक्सीमेटली बराबर, तो 4 × 0 0 + 1 1 आ रहा है, राइट। तो राइट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो रही है, और आपको ये पूछा है कि x = 0 पे लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा, कि लैम्डा चाहे कुछ भी हो इसकी लिमिट तो 0 आ रही है, और जब 0 आ रही है इसकी लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, लैम्डा कुछ भी हो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट
1 आ रही है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए, तो x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। या फिर इसमें कुछ और भी झोल है क्या, पता नहीं, हो सकता है इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो कि लेमडा की वैल्यू निकल रही हो, ऐसा हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx equal to x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points. Here greatest integer of x denotes the greatest integral value less than or equal to x. आपको मैंने बताया था एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो क्या होता है, वो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको मैंने बता दिया था कि ये कहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें बताने की ज़रूरत है। इसका ग्राफ ऐसा बना था, 0 से 1 तक जाएगा तो ऐसा बनेगा, फिर 1 से 1.9 तक जाएगा, 9 तक ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मतलब कि ये हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये ब्रेक करेगा, मतलब डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूस होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू पाई। आपको पूछ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्या एक्स इक्वल टू पाई के लिए। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आपको मैंने बताया था कि अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस है ना, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, और एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा। तो देखो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो अगर आपको ऐसे थोड़ा सा झोल दिखे तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 साथ में लिया, माइनस साइन एक्स में साथ में लिया। एक्स स्क्वायर 5 क्या है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। साइन तो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस या कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस या कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस या कंटिन्यूस डिवाइड बाय कंटिन्यूस कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एक्स इक्वल टू पाई करो या एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। 21 पे आइए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये मेरे को याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लेके कि अगर साइन एक्स कंटिन्यूस है, कोस एक्स कंटिन्यूस है, जो कि होता ही है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी कंटिन्यूस होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी कंटिन्यू होगा, और साइन एक्स इंटू कोस एक्स भी कंटिन्यूस होगा। ये मैंने आपको बताया था। फिर 22 पे आइए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसिकेंट कोस कोसेक सेक कोट। ये फंक्शन जो है इनकी कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो मुझे वापस से बताने चाहिए क्या ये सारे फंक्शन। इसके बाद क्या है हमारे पास, अच्छा काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े, मैं बता दूंगा आपको, बट हम चूँकि ये पढ़ चुके हैं तो ये अपने डोमेन में ये सारे कंटिन्यूस होते ही है ना। कैसा होता है देखो, कोसाइन है, कोसाइन कोसाइन क्या होता है, कोसाइन ये तो होता है, कहाँ ब्रेक हो रहा है, नहीं ब्रेक हो रहा है ना, ये होता है कोसाइन। फिर क्या है, कोसाइन के बाद है कोसिकेंट, मतलब कोसेक। कोसेक जो होता है ना, वो उसका साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। कोसेक 0 पे क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट, मतलब कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट, कोसेक का। अब देखो कोसेक क्या होता है ना, कोसेक डिफाइन कहाँ पे होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो कोसेक्स वहाँ पे डिफाइन होगा जब साइन एक्स 0 नहीं होगा, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए इसमें, राइट, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, और वहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो देखो पाई पे इन्फाइनाइट हो रहा है, पाई पे लेफ्ट लिमिट इन्फाइनाइट हो रही है, पाई पे राइट लिमिट माइनस इन्फाइनाइट हो रहा है, ऐसे 2 पाई पे लेफ्ट लिमिट माइनस इन्फाइनाइट हो रही है, राइट लिमिट प्लस इन्फाइनाइट हो रही है ना। तो जो पाई के ओड मल्टीपल है, सॉरी पाई के जो सारे मल्टीपल है उस पर डिफाइन नहीं है, तो जहाँ डिफाइन नहीं है वहाँ पे हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, बाकी सब जगह ये कंटिन्यूस है। ऐसे ही सेक का भी ग्राफ बनाया था मैंने, कोट का भी बनाया था, ठीक है। आपको याद होगा, नहीं या तो फिर इनके वापस से एक बार देख लेना, जहाँ पे हमने फंक्शंस में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उन वहाँ पे इन सब के मैंने ग्राफ बनाए थे। तो जहाँ पे वहाँ पे मैंने इनको लिखा था डोमेन क्या है इनका, है ना, और डोमेन के अंदर सारे कंटिन्यूस थे। फिर है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स
एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 23 and 24. वेल इसमें देखो मैं बता देता हूँ एक बार कोई फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस. साइन एक्स डिसकंटिन्यूस है, एक्स डिसकंटिन्यूस, सॉरी एक्स साइन एक्स कंटिन्यूस है, एक्स कंटिन्यूस है, तो साइन एक्स बाई एक्स कंटिन्यूस होगा एक्स लेस देन 0 के लिए. ठीक है. एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या, एक्स प्लस 1 विच इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंटिन्यूस है, x लेस देन 0 के लिए ये कंटिन्यूस है. तो हमको सिर्फ चेक करना है x इक्वल टू 0 पे. x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ से आएगी, है ना. और मैंने आपको बताया था कि x टेंस टू 0 है तो साइन एक्स बाई एक्स ये लिमिट आपको मिलती है 1, राइट. और यहाँ से राइट हैंड लिमिट आएगी तो x अप्रोक्स 0 करोगे तो 0 प्लस 1 1 आ गई. तो ये कंटिन्यूस हो गया ना फिर, क्योंकि लिमिट वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. और x इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है, x इक्वल टू 0 ये दे रहा है ना, x इक्वल टू 0, और ये कितना आ रहा है 0 प्लस 1 1 आ रहा है. तो फंक्शन यहाँ भी कंटिन्यूस हो गया. इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है. मैंने आपको बीच में बताया था ना कि हम जो लिमिट निकाल रहे थे या वगैरह तो हम बहुत टाइम ले रहे थे, तो मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा था. ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो एक टाइम के बाद फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इसी तरह सीधा ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिख के बताने लगोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो मतलब कि जितने क्वेश्चंस हैं, जितने एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, वो सारी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए. बस प्रैक्टिस से थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी आपको. फिर उसका बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में. डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन. देखो ये है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, मतलब कि x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए, दोनों के लिए यही चेक करना है. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी, राइट हैंड लिमिट के लिए. और x इक्वल टू 0 के लिए ये चेक करना है. ठीक है. तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए यहाँ से देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से आएगी, राइट हैंड लिमिट भी यहाँ से आएगी, और x इक्वल टू 0 पे 0 है. तो लिमिट की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आएगी, अगर वो दोनों बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है. लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है तो फंक्शन होता है कंटिन्यूस. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या आ रहा है देखो. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था, 24 लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स है क्या, 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स है, एक्स टेंस टू 0 है, तो ये 1 बाई इन्फिनिट बन रहा है ना. 1 बाई 0 बन रहा है, इन्फिनिट बन रहा है. तो ये तो 0 आ गया ना. कैसे आया देखो, साइन के अंदर जो थीटा है ना वो कितना है, इन्फाइनाइट. लेकिन अगर साइन कहीं पे भी जाए उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है. तो ऐसे ही तो चलेगा साइन का ग्राफ. और जब इन्फाइनाइट पे जाएगा तब भी ऐसे ही चलेगा. तो साइन एक्स पे जब इन्फाइनाइट पे ये चला जाएगा तब भी -1 और 1 के बीच में रहेगा साइन. तो इसकी वैल्यू x 0 की तरफ जाएगा तो 1/x इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा. तो साइन ऑफ दिस थीटा और थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये -1 से 1 के बीच में है और x टेंड्स टू 0 है. तो ये तो 0 है, 0 इंटू समथिंग विच इज बिटवीन -1 एंड 1. तो 0 इंटू समथिंग विच इज बिटवीन -1 एंड 1 तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना. 0 से आप ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो -1 से 1 के बीच में है. मल्टीप्लाई कैसे करो 0 के, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. लिमिट 0 आ जाएगी, लिमिट 0 आ जाएगी और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 है. तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया. हो गए ये सारे क्वेश्चन. इस पे आइए. अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब वापस क्वेश्चन रिपीट होते देख रहे हैं मुझे. एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स. कंटिन्यूस है. एक्स लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस है. और x इक्वल टू 0 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, राइट हैंड लिमिट यहाँ से यहीं से आएगी, लेकिन x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है -1. तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों -1 आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे यहाँ से, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 -
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 0 से जस्ट छोटी वैल्यू डालोगे तो साइन ऑफ 0 कितना बन जाएगा 0, माइनस कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1 होता है, तो -1। ऐसे ही जो राइट हैंड लिमिट है वो भी -1 आएगी, तो दोनों माइनस के 1 के बराबर है, और उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू माइनस है, -1 है, तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 ऑल्सो। 26, 27, 28 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। π/2 पे चेक करना है, तो π/2 पे वैल्यू 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपको यहाँ से निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी आपको यहाँ से निकालनी है। दोनों अगर 3 के बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। cos x है ना, तो x की वैल्यू क्या है π/2, π/2 पे 0 हो रहा है और नीचे भी 0 हो रहा है, और कोई तरीका नहीं समझ में आए तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लेना, ओके। और ये तो दोनों और ज़्यादा सिंपल है, इसमें तो कोई असर लगाने की भी जरूरत नहीं, सीधा आप पुट कर दो ना। x ग्रेटर देन 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 इंटू k, तो 4k हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस तभी हो सकता है जब 4k इक्वल टू 3 हो, मतलब k इक्वल टू 3/4 हो। ये तो पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। तो k अगर 3/4 होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन, इसके बाद अच्छा पूरा हो गया। 29 पे देखिए, अगेन इजी है। 30 पे आइए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस। तो 5 क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, अगर भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ, an x टू द पावर n an-1 x टू द पावर n-1 अप टू a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ये होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। तो जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज करा वहीं पे चेक करना है। ये कहाँ पे डेफिनेशन चेंज करा, ये x लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए, तो एक 2 पे चेक करना है। ये लेस देन 10 के लिए, ग्रेटर देन 10 के लिए, तो एक 10 पे चेक करना है। 10 और 2 पे चेक कर लो, कंटिन्यूस है तो बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। अब आपको यहाँ कंटिन्यूटी का नहीं पूछा, ये पूछा है कि कंटिन्यूस है तो और a और b में क्या रिलेशन है। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए 5 है, तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 5। मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ, तो राइट हैंड लिमिट 5 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 2a प्लस b है, तो 2a प्लस b इक्वल टू 5 जब मैं 2 पे लिमिट चेक कर रहा हूँ तो। और जब मैं लिमिट 10 पे चेक कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है, तब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी 10a प्लस b, 10a प्लस b, राइट। और राइट हैंड लिमिट कितनी हो रही है 21, बस आंसर आ गया। ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, यहाँ से आपके पास दो रिलेशन मिल गए। तो 10a प्लस b कितना है 21 और 2a प्लस b कितना है 5। सब्ट्रैक्ट कर दो 10a माइनस 2a 8a, b माइनस b 0, 21 माइनस 5 इज 16। तो a कितना हो गया 2 आ गया, और a 2 आया तो b कितना आया 1 आ गया, ओके। तो इसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। फिर देखना है कि शो दैट द फंक्शन दिस। अब जो 31 से लेके 32, 33, 34 सारे एक ही चीज़ है, एक साथ ही बता देता हूँ। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, राइट, और जी एक्स कंटिन्यूस है, तो ये जो एफ ऑफ जी है या जी ऑफ एफ है, अगर ये डिफाइंड हैं तो ये भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बन रहा है कि अगर मैं एफ एक्स तो यही है ना, तो जी एक्स को अगर मैंने कोस एक्स लिया और एच एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर लिया तो दोनों कंटिन्यूस है। तो देखो जो आपका एफ एक्स है वो क्या बन रहा है जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा ना, जी ऑफ एच एक्स, ये क्या बन रहा है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का कंपोजिशन कंटिन्यूस होगा। कंपोजिशन क्या है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे ही
आप अगली बार आप क्या करो, एक फंक्शन ले लोगे cos x, दूसरा ले लोगे mod x, उनका कंपोजिशन तो बन रहा है mod ऑफ cos x, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही sin ऑफ mod x, तो एक फंक्शन ले लिया आपने mod x, दूसरा ले लिया sin x, कंटिन्यूस हो गया क्योंकि उनका कंपोजिशन है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन कंटिन्यूस फंक्शन होता है, बस आपको ये देखना है कि वहाँ पे वो डिफाइन हो। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। क्यों कंटिन्यूस होगा, ये क्या है, ये है mod ऑफ x माइनस mod ऑफ x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स क्या है, mod ऑफ x कंटिन्यूस है, जी एक्स क्या है, mod ऑफ x प्लस वन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, तो ये सारी जगह पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चंस हो गए, सॉरी लिमिट और कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस हो गए। अगली बार से हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।